जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका रोजगार इन उत्तराखंड आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया है और पहले भी बोला था कि उत्तराखंड से रिलेटिव जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आएंगी सबसे पहले आपको जो है हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जो है अवगत कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है एक वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी का जो नाम है आपको दिख रहा होगा। ये वैकेंसी निकली है आपकी ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला। ये वैकेंसी जो है समूह ख के अंतर्गत आएगी। ठीक है जी, और इसकी जो प्रकाशन की तिथि है यानी कि जो ये विज्ञप्ति निकली है यानी कि आज 5 मार्च 2024 को ये विज्ञप्ति निकली है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो आपकी होगी 26 मार्च 2024 यानी कि आपको 20 से 21 दिन का समय मिल रहा है। तो आप जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी हम डिस्कस करते हैं कि आगे इसमें क्या बोला गया है। ठीक है ना, और इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से आप जो है जो इसकी फीस है जो आपका शुल्क है वो आप पे करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 मार्च रात्रि 11:59 और 59 सेकंड तक यानी कि 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और इसकी फीस को आप जमा कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ इसमें अति महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अगर हम बात करते हैं कि इसमें योग्यताएं क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा बच्चे लोग हमारा कि यार फॉर्म तो ये आया है, इस फॉर्म में क्या क्या हमें जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए मैं आगे क्वालिफिकेशन में आ रहा हूं डायरेक्ट। ये थोड़ा फॉर्म थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप डीपली इसको। तो देखिए हम लोग आते हैं परीक्षा में। तो देखिए जैसे कि आयोग ने बोला है प्रश्न पत्र में क्या कह रहा है आयोग कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का पेपर आपका होने वाला है और इसके बाद आपका जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनका जो एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी होगा। ये आपको जो है अलग से माध्यम द्वारा बताया जाएगा, चाहे वो उनकी साइड हो और चाहे जो है वो न्यूज़पेपर द्वारा आपको जो है क्लियर कर दिया जाएगा कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किन किन बच्चों को इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आयोग जो है ना ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा लेगा और इसका ना जो प्रिंट आउट है वो आप अपने पास निकाल के रखिएगा फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, ताकि जो है आप अपना रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर ना भूलें। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये सब आयोग लिख रहा है कि जो है निम्नलिखित लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। साक्षात्कार के लिए भी अंक निर्धारित किए हैं। बाकी अब देखते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में आया है। ठीक है, तो आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आपने क्या करना है, आपने जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसके अलावा अभ्यर्थी और किसी भी प्रकार से शुल्क यानी और कोई भी मेथड नहीं है फीस पे करने का। ठीक है, चलिए अब देखिए अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो है शैक्षिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चे लोग कि यार फॉर्म तो आया है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी और पद नाम का नाम क्या होगा। ठीक है नाम, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो पहला पद है वो है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक। ठीक है ना, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक का आपका पहला पद रहेगा। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 14 है और जो उसका जो वेतनमान रहेगा 44900 से 142400 यानी लेवल 7 का जो इसका जो लेवल 7 होगा उसका आपका वेतनमान रहेगा। समूह ख के अंतर्गत आएगी। ये जो है अराजपत्रित होगी। अंशदायी पेंशन आपकी जो भी गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम होती है उसके तहत आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता के लिए इसने लिखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान जिसको हम फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं में एमएससी तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, आपका एमएससी होना चाहिए फॉरेंसिक में या फिजिक्स में और इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन लेवल में
फिजिक्स या फॉरेंसिक एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में पीसीएम देखते हैं ना, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स और एक अलग जो आपका वो होगा फॉरेंसिक का। तो जो बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे उनको जो है सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो आपका क्राइटेरिया है उसको मैच करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, इसमें लिख रहा है भौतिकी तथा वाइस आइडेंटिफिकेशन अनुभाग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक या विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में एमएससी तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक उत्तीर्ण, यानी कि इसमें भी आपको इसमें एमएससी कंपलसरी है। ठीक है ना, तो जितने भी ऑलमोस्ट पोस्ट हैं सब में एमएससी आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन विस्फोटक एवं विष अनुभाग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका रसायन विज्ञान में या एनालिटिक केमिस्ट्री विष विज्ञान में एमएससी होना चाहिए या विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में आपका एमएससी होना चाहिए, केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में आपका रसायन विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि हर एक पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन तो है ही है, आपका मास्टर यानी एमएससी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एमएससी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फॉरेंसिक है तो आप जो है इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स विभाग में। इसमें क्या लिख रहा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, विश्व विज्ञान में आपकी एमएससी होनी चाहिए और साथ में एमएससी के अलावा आपका ग्रेजुएशन में आपके पास देखिए केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों के बीएससी यानी ग्रेजुएशन लेवल में केमिस्ट्री नहीं है वो बच्चे इस फॉर्म को फिल ना करें। ठीक है ना, तो जो भी आप, मेरा मानना है कि जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, जरूर स्टडी करें। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी हम लोग फॉर्म गलत फिल कर लेते हैं और हमारे जो है सिलेक्शन के चांसेस बहुत शून्य के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो आयोग द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या आप लोग उनके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो 100% जो इस फॉर्म की ओर आप जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान। ऑब्वियसली बात है डीएनए अनुभाग रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिकल और ये जो आपका देख रहा होगा स्क्रीन में आपको रसायन माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी हो गया आपका एमएससी या विधि फॉरेंसिक साइंस में आपका एमएससी के साथ जीव विज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो आपका इसमें एमएससी जीव विज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो आपका ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान है इसमें आपकी मास्टर जो होनी चाहिए किसमें होना चाहिए, बायोलॉजी में होना बहुत जरूरी है। और ये बायोलॉजी के जो अलग अलग जो है हमारे विभाग हैं वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक सीरम विज्ञान एवं डीएनए अनुभाग में। इसमें भी कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिकल, एंथ्रोपोलॉजी और इस सब में आपका क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये जो है जितनी भी पोस्टें हैं उसकी वैज्ञानिक सहायक की आपका मास्टर्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में और फॉरेंसिक साइंस में, इनमें से किसी में भी आपका एमएससी होना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने एमएससी जो है इस टाइप से की हो, अदरवाइज और कोई बच्चा इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए बात करते हैं हम लोग ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख अनुभाग। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन विज्ञान में आपका एमएससी होना चाहिए, विधि विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस में आपका एमएससी होना चाहिए, साथ में आपका स्नातक स्तर पर एक सब्जेक्ट के रूप में या तो फिजिक्स हो या आपका रसायन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं हम ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग। इसमें लिखता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी
अथवा MCA उत्तीर्ण। देखिए ये थोड़ा कंप्यूटर वाली वैकेंसी है, तो क्वालिफिकेशन भी चेंज हो गई है, या तो आपका MSc केमिस्ट्री होना चाहिए या आपका MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी लेकिन डिग्री आपकी मास्टर्स की होनी चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब आते हैं हम लोग अधिमानी योग्यताएं, ये कंपल्सरी नहीं है, अगर किसी की है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिमानी योग्यता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा का आपके पास सर्टिफिकेट हो, या आपके पास नेशनल कैडेट कोर NCC का B या C प्रमाण पत्र होगा तो वेल एंड गुड, ये आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं बच्चे लोग इसमें जो है एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो देखिए एज क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, एज क्राइटेरिया दिख रहा है हमें, ऑलमोस्ट न्यूनतम आपकी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 42, जो हमारे उत्तराखंड में नॉर्मल गवर्नमेंट ने एज का क्राइटेरिया रखा है कि 21 से और 42 के बीच वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी हो, चाहे समूह गौ का हो और चाहे वो अदर पीसेस लेवल का पोस्ट हो। तो आप जो है 21 मिनिमम और 42 मैक्सिमम, इसके बीच का बच्चा कोई भी है तो फॉर्म को 100% फिल कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आप लोग कि हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसी है ना किस टाइप से जो है आयोग ने उनको डिवाइड किया है। भैया जनरल में कितनी है, SC में कितनी है, ST में कितनी है, वो सब थोड़ा देखते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास जो टोटल इसमें जो पोस्टें रहेंगी वो 14 पोस्टें मैं आपको पहले बता चुका हूं, 14 हमारे पास टोटल पोस्टें हैं, ये रही। और अब देखिए इसमें आयोग ने अलग अलग डिवीजन किया है कि भाई अगर सामान्य का बंदा होगा तो उसकी एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति वाली एक पोस्ट है, इन तीनों में कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट जो वैकेंसी उसमें कुल 2 पोस्ट हैं, दोनों सामान्य के लिए है। अगली जो पोस्ट है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, इसमें 2 पोस्ट हैं, एक हमारी ये जो हो गई सामान्य की, एक हो गई आपकी अनुसूचित जाति की। सामान्य वाली हो गई, ये 2 पोस्टें सामान्य की हो गई। यहाँ पे एक पोस्ट किसकी है, एक पोस्ट है हमारी आर्थिक रूप से कमजोर वालों की, ठीक है। तो पोस्टें बहुत कम है, बट पोस्टें कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर जज्बा है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और वैज्ञानिक सहायक बन सकते हैं, तो आप 100% इस फॉर्म की ओर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितने भी डाउट्स होंगे ना हमारे चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है, ताकि जो है आपको और आप जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारी पोस्टों का क्राइटेरिया है, किस किस वर्ग में कितनी कितनी पोस्टें हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि आरक्षण वाली। आरक्षण आपको पता ही है कि आरक्षण जो है हमारा, जो उत्तराखंड में हर एक पोस्ट में नॉर्मल आरक्षण होता है वही आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांगजन यानी जो हमारे विकलांग भाई बहन है उनके लिए भी इसमें जो है आरक्षण है। और इसके अलावा जो है भूतपूर्व सैनिक हो गया, स्वयं स्वतंत्रता सेनानी हो गए, अनाथ श्रेणी हो गए, ये सब के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है, यानी आप लोग भी एक जनरल कैंडिडेट की तरह कंपटीशन को फाइट करेंगे। इसमें आपके लिए कोई भी जो है क्या है आरक्षित पद नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास थोड़ा सा डेट है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। आपकी एज जो है, अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2023 3 के बाद ना हो और 1982 से पहले का ना हो, क्योंकि जो 21 से 42 का क्राइटेरिया है वो इसी के बीच में आता है। यानी आपका जो जन्म है 1 जुलाई 2023 के 2003 के पश्चात 2003 के बाद नहीं होना चाहिए, और 1982 2 जुलाई 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम आप जो है अंडर 21 कहलाएंगे और इससे ज्यादा आप अबव कितने कहलाएंगे, 42 ईयर कहलाएंगे। तो आपका ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी छूट आपको पता ही है कि आयोग की क्या क्या छूटें रहती हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। बाकी देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन है और पिछड़े वर्ग के जो भाई बहन है उनके लिए जो है आयोग ने जो है 5 वर्ष की छूट दी है, ठीक है। उत्तराखंड शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश द्वारा 5 वर्ष की, हाँ जी, तो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है या SC ST भाई बहन है उनके लिए जो है 5 साल का और छूट मिलेगी उन्हें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग
भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 5 वर्ष है शायद मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा। देखिए भूतपूर्व सैनिक कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, इनके लिए भी जो है छूट मिलनी आवश्यक है, मिलेगी, आयोग देगा छूट इनको। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपरली, क्योंकि मैं थोड़ा मेन पॉइंट पर आऊँगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको पूरा पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आई थिंक क्लास जो हमारे 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा डीपली। मैं इसके मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो है आपकी क्वालिफिकेशन, पदनाम, कितनी कितनी वैकेंसी, और थोड़ा सिलेबस बताऊंगा। बाकी फिर हम डिस्कस कर लेंगे हमारे चैनल में कि आपको किस टाइप से तैयारी करनी है, क्या क्या आपने पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो अभ्यर्थी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय 1 जनवरी 1962 से पहले आया वो हो सकता है। तिब्बती जो भी होते हैं हमारे, वो 1 जनवरी 1962 से पहले अगर भारत में आए हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है देखिए अलग अलग इसमें इन्होंने दिया है। अब देखिए जिन अभ्यर्थियों के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु नहीं नामंजूर किया गया हो, तो उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है। ये सब आयोग जो है देखेगा कि भाई जो भी तुमने फॉर्म, जो भी तुमने यहाँ पे लगाया है, डॉक्यूमेंट लगाया है अपने प्रूफ के लिए कि हाँ भाई मैं ये हूँ, SC हूँ, ST हूँ, या मैं जो हूँ तिब्बती शरणार्थी हूँ, तो वो उसको जो है आयोग वेरीफाई करेगा कि हाँ ये एक्चुअल में सही है, ये गलत है। ये सब आयोग का अंतिम निर्देश होगा, ठीक है ना। चलिए चरित्र देखिए, चरित्र आपको बता रहा है कि आप जो है सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। यानी कि उसके पास, उस पे जो है कोई भी केस नहीं होना चाहिए, उसका जो करेक्टर है बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यह चीज आप याद रखिएगा कि उस बंदे का जो करेक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो बंदा जो है बिल्कुल साफ करेक्टर का होना चाहिए, उस पर कोई भी दावा मुकदमा या कोई भी कोर्ट केस वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैवाहिक स्थिति देखिए, पुरुष जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नी हो अथवा ऐसी महिला जिसका 1 से अधिक पति जीवित हो, वह जो है नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी 1 से ज्यादा पत्नी है या जिस पत्नी के 1 से महिला के जिसके 1 से ज्यादा पति हैं, वो जो है इस पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। शारीरिक रूप से आपको पता ही है क्या होना चाहिए, ये आयोग ने दिया है कि बंदा जो है स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस फॉर्म को ना भरें। फिजिकली एंड मेंटली वो फिट होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब देखिए ऑनलाइन किए आवेदन किए जाने की प्रक्रिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ukpsc.net.ni पर जाएंगे, इन पर जाएंगे, वहां पर आप जो है मेन्यू बार में जाएंगे, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब उसको आपने पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने डिटेल, एक लॉगिन आईडी, एक पासवर्ड बनाएंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रदर्शित होंगी जो आप भरेंगे, और ये सब आप इसको जो है ना बाद में, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम पर टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको सब कुछ उसमें मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आइए, आप सबमिट करने के बाद आपका एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, उस पर एक मैसेज आएगा, और उस मैसेज को आपने क्या करना है, सेव रखना है, और क्लिक टू हियर लॉगिन पे क्लिक करके उस पासवर्ड को जो आप बनाएंगे, उस पासवर्ड से आप लॉगिन हो जाएंगे, और उसके बाद अपना एजुकेशन डिटेल डालेंगे, ठीक है। एजुकेशन डिटेल डालने के बाद फोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे आप लोग, और उसके बाद जब ये पूरा फिल हो जाएगा, लास्ट में फोटो वगैरह फिल करने के बाद, अपनी एजुकेशन जो भी डिटेल्स है फिल करने के बाद आप लोगों को सबमिट करना है, और लास्ट में जो है आपका जो ऑप्शन रहेगा वो फीस का, जो कि आप पे करेंगे ऑनलाइन मेथड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जो भी आपके पास सुटेबल मेथड हो, आप उससे फी को पे करेंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद जो भी तुम्हारा फॉर्म होगा उस फॉर्म की प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, ताकि जो है इन फ्यूचर आपको रेफरेंस के लिए वो याद रहे, ठीक है जी।
अभी कह रहा है कि एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद अगर आपको लगता है यार गलत फॉर्म भर दिया या मेरी कोई मिस्टेक हो गई है तो शुल्क वापस नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक बार अगर फीस चली गई तो वो रिटर्न नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप इस फॉर्म को फिल करें तो उस फॉर्म को बिल्कुल क्लियर तरीके से पहले प्रॉपरली पढ़ें और उसके बाद उसको फिल करें। चलिए, तो ये हमारा जो है फॉर्म फिल करने का तरीका हो गया। बाद में इसमें जो है थोड़ा सा त्रुटि वगैरह अगर हो जाती है, कभी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, नाम में मिस्टेक हो गई, एड्रेस में मिस्टेक हो गई, तो आयोग जो है थोड़ा सबमिशन का टाइम देगा आपको। उसके बाद जो है 10 से 15 दिन के बाद आपको एक वो आएगा कि भाई अगर कुछ करेक्शन आपने करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आयोग करता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई घबराने नहीं है आपने। अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाती है आपसे तो उसका जो ऑप्शन आयोग ने दे रखा है कि आपको करेक्शन कर सकते हैं, बट ऐसा कीजिएगा ना। आपके पास 20 से 21 दिन का टाइम है, आप फॉर्म को पूरा प्रॉपरली स्टडी कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए। सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन देखिए कि क्या मैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हूं। अगर एलिजिबल हैं तो पढ़िए, अगर नहीं है तो इसको मत भरिएगा, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आयोग आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा तो फायदा क्या होगा, आपका पैसा भी गया, आपका टाइम भी गया, है ना। तो ये मत कीजिएगा, ठीक है ना। करेक्शन का ऑप्शन भी आता है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा, जैसे आपको मिलेगा ईमेल आईडी में आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब बात करते हैं फीस की। तो देखिए, अनारक्षित जो हमारा जनरल भाई बहन है उनके लिए जो है 150 रुपये की फीस है। नॉर्मल जो हमारा यूके पीएससी लेता है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है हर एक एग्जाम के लिए 150 फीस हो गया। ये हमारा प्रोसेसिंग फीस हो गया 22 रुपये 30 पैसे, सॉरी 30 पैसा है। तो टोटल जो फीस है वो 172.30 रुपीज रहेगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए हमारे जो फीस है वो रहेगी इनकी 60 रुपये, 22 रुपये 30 पैसा आपका वही ट्रांजेक्शन चार्जेस जो पड़ते हैं वो तो देना ही पड़ता है भाई। तो 82 रुपये 30 पैसा फीस ये हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 फीस है, तो ये भी जनरल के बराबर ही है, ठीक है ना, 172.30। राजकीय गृहों में निवास करने वाले अनाथ बच्चे, जो बच्चे अनाथ हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनके लिए फीस फ्री है बस। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि मैं जो हूं इन ग्रहों में रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रूफ बहुत जरूरी है। दिव्यांगजन कोई फीस नहीं है, लेकिन भैया जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो 22 रुपया 30 पैसा आपको देना पड़ेगा। वो प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है ना, वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो आयोग की नहीं जाती, वो जाती है जो पेमेंट गेटवेज होते हैं ना, वो लेते हैं इसका फीस, ठीक है ना। तो इसमें घबराना नहीं है, ये सबके लिए है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित पूर्व सैनिक अभ्यर्थी, उत्तराखंड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी या अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, उसे उसी वर्ग श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। तो 100% जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप भरेंगे कि आप एससी हैं, एसटी है, जनरल है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है या दिव्यांगजन है। आपको ये भरना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत जो है जनरल कास्ट भर देते हैं तो फीस जो है चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी भाई। अगर आप एससी हैं और आपने जनरल भर दिया तो फीस 150 रुपये हो जाएगी, है ना। 60 का 150 रुपया, 90 रुपये एक्स्ट्रा पर आपको पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना है, क्वालिफिकेशन देखनी है और उसके बाद जो है फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं हम इसमें फटाफट कि इसमें जो है सिलेबस किस टाइप से होगा, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस भी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा, देखिए, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों हेतु विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू होगी, जो अलग अलग होगी, यानी केमिस्ट्री का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, फॉरेंसिक का अलग होगा, जीव विज्ञान का अलग होगा, सबका अलग अलग एग्जाम्स होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपका एग्जाम होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक विषय हेतु 100 प्रश्न होंगे, अधिकतम 200 नंबर, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 × 2 200 नंबर का आपका जो है क्या होगा, पूरा पेपर होगा विषयवार, ठीक है। और इसके बाद जब आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा, आपकी कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आयोग जो है अपनी वेबसाइट में बच्चों के रोल नंबर देगा
और साथ में जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनमें भी जो है क्या करेगा, उनके रोल नंबर देगा कि भाई आप सेलेक्ट हो गए हो, ये आपकी इंटरव्यू की डेट है। वो डिफरेंट वे है, वो अदर पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर्म फिल करना, सिलेक्शन होना। जब ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद तो आप मास्टर नहीं, आपको सब कुछ पता है क्या होने वाला है ना। इसके बाद देखिए अभिलेख सत्यापन होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि भाई मैं बीएससी हूं, मैं एमएससी हूं, या मैं एससी हूं या एसटी हूं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स पे आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे ना, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में वेरीफाई होंगे। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए ये दे रहा है कि 4 विकल्प आपके होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। ठीक है ना। जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर सीधा सीधा कट जाएगा। तो 100% आयोग जो है कट ऑफ निकालने के लिए नेगेटिव मार्किंग जरूर करता है ना, तो ये आपको पता है। चलिए, तो ये अगर आपने कोई भी प्रश्न हल नहीं किया, अगर सपोज आपने कोई भी क्वेश्चन टच नहीं किया, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आपने टच कर दिया क्वेश्चन, वो जो डॉट होता है ना उसको आपने फिल कर दिया और वो गलत है, तो वो 1/4 के अंडर काउंट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसमें ना थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपरली। आपको हम अपनी जो ऐप है, ऐप में भी देंगे, सब कुछ दिखा देंगे कि हाँ इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। आप उसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपरली, इसमें कोई घबराना नहीं है आपने। और बस ईमानदारी से जो भी, अगर आपकी जेन्युइन क्वालिफिकेशन है ना बच्चे लोग, तो फिल कीजिएगा। अदरवाइज इस फॉर्म को फिल ना कीजिएगा, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है और अगर आप गलत फॉर्म भर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे का जो है फॉर्म तो गया, साथ में जो उसने जो फीस जमा की ना वो भी रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी नहीं है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये देखिए थोड़ा बड़ा सा फॉर्म है ये हमारे। अब बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है ना, सिलेबस आ रहा होगा, हाँ ये रहा सिलेबस। देखिए ये हमारा सिलेबस है। देखिए इसमें देखिए प्राक्षेपिक विज्ञान में 100 प्रश्न आएंगे, भौतिक में 100 आएंगे, रसायन विस्फोटक में 100 आएंगे, नार्कोटिक्स में 100 आएंगे, जीव में 100 आएंगे, और टोटल जो है एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। तो 100 × 2 200 नंबर का आपका विषयवार यानी सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा 25 नंबर का आपका साक्षात्कार यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, तो 200 + 25 225। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस नोटिफिकेशन में केवल और केवल सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। यानी इसके अलावा अगर जैसे और होते हैं ना, रीजनिंग आती है, जीके आता है, जीएस आता है, वो कुछ नहीं आएगा, ओनली सब्जेक्ट आएगा। जो भी आपका मास्टर्स लेवल का सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टरी की है वो आएगा। और 25 मार्क्स की आपकी क्या होगी, 25 मार्क्स की आपकी होगी इंटरव्यू। तो टोटल जो पेपर होगा वो 225 नंबर का होने वाला है। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये सिलेबस है। ठीक है ना, ये हमारा बैलिस्टिक डिवीजन का सिलेबस है, मैकेनिक्स हो गया, ईवी वेव्स का सिलेबस है, ये टोटल ऑप्टिक्स हो गया आपका, वेव का सिलेबस हो गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गई आपकी, है ना, लेजर्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, है ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा प्रॉपर्ली सिलेबस में क्या क्या है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गई, जिन बच्चों ने एमएससी की होगी उनको वो तो पता ही होगा सिलेबस क्या क्या होता है, सब जानते हैं उसे। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई आपकी। फॉरेंसिक पार्ट में जो फॉरेंसिक का सिलेबस होगा उसमें ये फॉरेंसिक सिलेबस हो गया आपका। और देखिए इसके अलावा जो है बात करते हैं हम लोग फिजिक्स डिवीजन में। फिजिक्स का पेपर मैकेनिक्स हो गया, ईवी वेव्स का हो गया, ऑप्टिक्स का हो गया, आपका वेव क्या हो गया, एटॉमिक का हो गया, मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गया, लेजर न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया। तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस बहुत ही डीप है। जिन बच्चों का बहुत डीप नॉलेज है, जिन्होंने फिजिक्स को बहुत बेसिक से पढ़ा है, बहुत स्टडी किया है, वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे बहुत बेसिक से बनेंगे, है ना। आपका जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए ये देखिए ये पूरा सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आई होप सो। इसके अलावा देखिए ये इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो टेक्नोलॉजी हो गया और फॉरेंसिक इंजीनियरिंग हो गई आपकी, है ना। तो ये हमारा सिलेबस है ऑलमोस्ट।
आगे आता रहेगा स्क्रीन में। अब ये बात करते हैं केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। देखिए जो सिलेबस आपका होगा वो आपका एमएससी लेवल का होगा, बीएससी और एमएससी दोनों लेवल का सिलेबस होगा। सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होने, 100 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर होने वाला है रिटर्न में। और एमसीक्यू होगा 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और ये पेपर 2 घंटे का होगा। और जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, आप मेरिट के अंदर आ जाएंगे, तो 25 यानी कि 25 नंबर का आपका क्या होगा, 25 नंबर का आपका साक्षात्कार होगी, यानी इंटरव्यू होगा आयोग के साथ फेस टू फेस। ठीक है ना। ये केमिस्ट्री हो गया, जनरल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और देखिए ये चलता रहेगा ऐसे। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, इंस्ट्रूमेंटल वाली, फॉरेंसिक वाली हो गया, फॉरेंसिक केमिस्ट्री। ये आपने सबने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में एमएससी किया होगा, फॉरेंसिक वगैरह जिसने पढ़ा होगा, तो उनके लिए जो है ये सिलेबस है। अब देखिए इसके बाद नैनोटिक्स विभाग में है जनरल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है केमिस्ट्री का मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत 19-20 डिफरेंस हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और देखिए आप देख रहे होंगे इसके अलावा देखिए इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक्स हो गया आपका। ठीक है ना। बाकी सिलेबस देखिए ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है। आप जो भी आपका सब्जेक्ट मास्टरी जिसकी आपकी एमएससी में है, आप केवल उस सिलेबस को देखिएगा, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ये बायोलॉजी का वाला डीएनए सब्जेक्ट का हो गया आपका। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा इसको छोटा करते हैं। बॉटनी हो गया, सेल बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको अच्छी तरह से पता है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इन बायोलॉजी, ऑरिजिन इन ऑफ लाइफ एंड, ये हो गया इकोलॉजी हो गया, फॉरेंसिक बायोलॉजी हो गया। ठीक है। तो ये सिलेबस आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं इसको जो है रोटेट कर रहा हूँ प्रॉपरली। बॉटनिकल हो गया आपका, फॉरेंसिक आपका हो गया। ठीक है ना। फॉरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी आपका हो गया, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया, डीएनए टाइपिंग सिस्टम हो गया, फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया, लीगल पर्सपेक्टिव हो गया, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया आपका। तो ये सारा सिलेबस है बच्चे लोग हमारा। तो इसको जो बच्चे हमारे एमएससी में मास्टर्स हैं, आई थिंक वो तो जानते होंगे। ठीक है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, बट इसमें जो है सिलेबस आपका अच्छा खासा होने वाला है। तो आप इस फॉर्म को भरने से पहले माइंड प्रिपेयर कीजिएगा कि आप इसके लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। ये जूलॉजी बॉटनी का सिलेबस है और कोई दिक्कत ना है हमें। तो ये सारा सिलेबस है हमारा। देखिए मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ आगे। ठीक है ना। आपको थोड़ा रीड कर लीजिएगा प्रॉपरली। ये हमारा है किसका, ये हमारा डॉक्यूमेंट्स डिवीजन का सिलेबस है। 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चंस 200 नंबर। ठीक है जी। तो ये हमारा सिलेबस हो गया ऑलमोस्ट सारा, है ना। अब देखिए इसमें, ये देखिए कट ऑफ, देखिए क्या रखा है इसमें, कट ऑफ इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखित परीक्षा हेतु आपका जो कट ऑफ है 40% होना चाहिए, यानी 200 में से 40, 200 इंटू 40 कितना हो गया, 4 दूनी 8, आपके 80 नंबर आपके होने चाहिए, तब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है ना। ये हमारा 35% पिछड़ा वर्ग का हो गया, आर्थिक रूप से 35% हो गया। तो ये हमारे सैनिकों के लिए दे रखा। तो यानी आयोग ने ये भी चीज़ अच्छी दे दी, भैया आप लोग 200 में से 80 नंबर ले आओ और आपका जो है रिटर्न हम लोग क्वालिफाई मानेंगे। ये क्वालिफाई का क्राइटेरिया है, आपको 80 से ऊपर नंबर लाने हैं। क्योंकि अगर हर एक बच्चा 80 नंबर लेके आएगा तो किसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पोस्टें गिनती की 14 हैं। 14 पोस्ट में ये तो है नहीं कि 100 बंदों को दे देंगे। 14 पोस्टें हैं, 14 पोस्टें हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगी। ठीक है ना। बट आयोग ने बोला है कि जिन बच्चों का 80 नंबर तक आ जाएगा वो एलिजिबल हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे 3 सेंटर होने वाले, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी। 3 सेंटर आप भर सकते हैं, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी। ठीक है। ये आपको फिल करना है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है।
बाकी ये परिशिष्ट वगैरह ये आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये आपको जो PDF आयोग ने भेजी है उस आयोग में आपको पूरा मिल रहा होगा। ये देखिए इसमें सब बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं, जो फॉर्म्स आपने जो आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह, निःशक्त प्रमाण पत्र हो गया आपका, डोमिसाइल्स वगैरह, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया आपका, उसके पास आपके सर्टिफिकेट्स होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सब क्राइटेरिया है आपका। और आवेदन इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी चेकलिस्ट आप तब करेंगे जब आपका साक्षात्कार के टाइम में आपने सब चीज़ें उनको देनी है, ठीक है ना। ये तब की बातें हैं जब आपका एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो इसमें अभी इतना ध्यान देना नहीं है आपने केवल क्या करना है, फॉर्म को प्रॉपरली स्टडी करना है। और ये लास्ट है हमारा, ठीक है ना। और आपको मैं कुछ 2-4 चीज़ें बता देता हूँ, आपको 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, बस 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि जो हमारी लास्ट डेट है, आप सबसे पहले जो हमारी लास्ट डेट है वो होने वाली है कितनी, 26 मार्च 2024, ठीक है ना। 24 मार्च 2024 को लास्ट डेट होने वाली है। हर एक पोस्ट, जो भी पोस्टें हैं, हर एक पोस्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG होना कंपलसरी है। आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, आपका PG होना बहुत ज़रूरी है। 21 से लेके 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, भी आपको मैंने बता दिया है। और साथ ही जो है, जब आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा सिलेबस, तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से 11-12 का सिलेबस होगा, नहीं जी बिल्कुल नहीं होने वाला है। 11-12 का सिलेबस नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि देखिए 11-12 का सिलेबस बहुत बेसिक सिलेबस है अकॉर्डिंग टू MSc, ठीक है ना। सिलेबस आपका PG लेवल का होगा। जिन बच्चों ने, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फॉरेंसिक में, बायोलॉजी में MSc किए, प्लीज़ वही इस फॉर्म को फिल करें, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ, हमारा एक चैनल है, हमारा क्या, आपका एक चैनल है जिसका नाम है रोजगार इन उत्तराखंड, ठीक है ना। तो बच्चे लोग, हमारा इस चैनल खोलने का मोटिव एक ही है कि जितने भी उत्तराखंड में वैकेंसीज आती हैं या जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो भी उत्तराखंड में होगा, वो सब हम आपको फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ये रहेगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएं, ठीक है ना। तो आज इसका नोटिफिकेशन 5 मार्च आज है, आज आया और हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी को और डाउट हो और प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे रोजगार इन उत्तराखंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम्स होंगे ना, ये चैनल टोटल डेडिकेट है हमारे उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, साइंस रिलेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। जितने भी हमारे साइंस के एग्जाम्स होंगे जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आएगी, हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको सारा कोर्स करवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही हमारी एक ऐप भी है, ऐप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, हमारी ऐप का नाम है मैक्सवेल सर ऐप नाम से। तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में भी हम आपको फुल टू फुल सारा नोटिफिकेशन और जो भी हमारे वीडियोस होंगे, कंडक्ट होंगे, वो सब आपको हम देंगे, ठीक है। तो इसी शुभकामना के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे ज़्यादातर बच्चे इस फॉर्म को फिल करें, भरें और सिलेक्ट हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपकी मेहनत, आपकी तरक्की, तो हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी शुभकामना के साथ आज ही जो हमारी ये स्पेशल अनाउंसमेंट क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड में समूह ख, अभी तक तो हम गौ पढ़ रहे थे ना, समूह ख की जो वैकेंसीज आई थी, इसका नोटिफिकेशन एक जितना भी मैक्सिमम हो सकता है जानकारी आपको शेयर की है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।